एक चुनाव, एक नतीजा और उसके पीछे छिपे कई अनकहे सवाल। आज हम चलेंगे राजस्थान के मेड़ता और वहां के वोटों के पीछे की असली कहानी की एक एक परत खोलेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक विधानसभा सीट का विश्लेषण नहीं है, ये असल में भारत के लोकतंत्र की नब्ज को समझने की एक कोशिश है। हमारी ये पूरी पड़ताल 6 पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम शुरुआत करेंगे जमीन से, वहां की मिट्टी और लोगों को समझेंगे। फिर आंकड़ों की दुनिया में उतरेंगे, वोटों के बंटवारे की जो पहेली है उसे सुलझाएंगे। थोड़ा इतिहास के पन्ने भी पलटेंगे और आखिर में भविष्य के लिए एक भरोसेमंद रास्ते पर बात करेंगे। तो चलिए अपनी पड़ताल का पहला चरण शुरू करते हैं। मेड़ता, एक ऐसा इलाका जहां की सियासत वहां की मिट्टी और लोगों की कहानियों में ही रची बसी हुई है। सबसे पहले मेड़ता की पहचान को समझना जरूरी है। ये राजस्थान के नागौर जिले में आता है और एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ से उम्मीदवार तो सिर्फ अनुसूचित जाति का ही हो सकता है, लेकिन वोट हर समुदाय के लोग डालते हैं। और बस यही एक बात यहाँ के सामाजिक समीकरणों को बेहद दिलचस्प और काफी जटिल बना देती है। यहाँ की कहानी असल में जमीन से ही शुरू होती है। ये एक कृषि प्रधान इलाका है जहाँ समाज का जो ताना बाना है वो मेघवाल समुदाय के दलितों, जाटों और अन्य पिछड़े वर्गों से मिलकर बनता है। यही वो समीकरण है जो यहाँ की राजनीति की दिशा तय करता है हर चुनाव में। और यहीं पर कहानी और भी गहरी हो जाती है। जमीन से जुड़े जो पुराने विवाद हैं या डांगावास जैसी जातीय तनाव की घटनाएं, ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं, ये आज भी जिंदा हैं एक घाव की तरह, और ये यहाँ की राजनीति को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। अक्सर चुनावी नतीजों में इनकी गूंज साफ सुनाई देती है। तो इस सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए आइए अब 2023 के चुनावी नतीजों के उन ठोस आंकड़ों को देखते हैं जो हमें एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। सबसे पहले इस क्षेत्र के पैमाने को समझते हैं। मेड़ता में कुल मतदाताओं की संख्या है 2,86,760। ये एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो इस सीट के राजनीतिक वजन को दिखाता है। और बात सिर्फ मतदाताओं की संख्या की नहीं है, उनकी भागीदारी भी देखिए। 2023 में यहाँ 70% से ज्यादा 70.45% मतदान हुआ। ये जो लगातार बढ़ता हुआ आंकड़ा है, ये साफ दिखाता है कि मेड़ता के लोग अपनी राजनीतिक आवाज को लेकर कितने सजग और सक्रिय हो चुके हैं। और ये रहा 2023 का अंतिम नतीजा। बीजेपी को मिले 38.4% वोट, कांग्रेस को 29.7% और आरएलपी को 28.1%। यहाँ पर रुककर एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जीतने वाली पार्टी को 40% से भी कम वोट मिले हैं। ये टेबल पूरी तस्वीर को और भी साफ कर देती है। बीजेपी ने कांग्रेस पर 17,515 वोटों के अंतर से जीत हासिल की, लेकिन अगर कांग्रेस और आरएलपी के वोट मिला दिए जाएं तो वो विजेता के वोटों से कहीं ज्यादा थे। यहीं पर एक क्षण रुककर सोचना जरूरी है। एक जागरूक मतदाता जब वोट देता है तो वो सिर्फ एक अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, वो अपनी गरिमा और अपनी आवाज को अभिव्यक्त कर रहा होता है। और इस पूरी प्रक्रिया में सार्वजनिक संवाद की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। तो अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल आता है, कोई भी पार्टी 40% से कम वोट लेकर चुनाव कैसे जीत सकती है? आइए इस बटे हुए जनादेश की परतें एक एक करके खोलते हैं। ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। एक तरफ है विजेता पार्टी के 38.4% वोट और दूसरी तरफ है विपक्ष का एकजुट 57.8% वोट। तो सवाल ये है कि जिस उम्मीदवार को लगभग 60% मतदाताओं ने नहीं चुना, वो जीत कैसे गया? जवाब एक ही है, बटा हुआ विपक्ष। चुनावी भाषा में इसे कहते हैं प्लूरैलिटी विक्ट्री, यानी बहुलतावादी जीत। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप दौड़ में सबसे आगे तो हैं, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। मेड़ता के नतीजे का ये बिल्कुल सटीक वर्णन है। देखिए, ये बंटवारा कोई एक रात में नहीं हुआ, इसकी जड़ें काफी पुरानी है। एक वक्त था 1993 में जब कांग्रेस का वोट शेयर 53% से भी ऊपर था, लेकिन 2018 आते आते ये घटकर सिर्फ 13.3% रह गया। ये जो एक बड़ी राजनीतिक जमीन खाली हुई, उसी पर नई पार्टियों को पैर जमाने का मौका मिला। आज की तस्वीर को अगर पूरी तरह से समझना है तो हमें थोड़ा इतिहास में झांकना होगा। पिछले 30 सालों में मेड़ता का राजनीतिक मिजाज कैसे बदला, चलिए देखते हैं। ये टाइमलाइन पूरी कहानी साफ कर देती है।
1993 में दो पार्टियों के बीच सीधी टक्कर थी, लेकिन 2018 में आरएलपी के आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया और वोट बुरी तरह बंट गए और 2023 में उसी बंटवारे का सीधा फायदा बीजेपी को मिला। तो इस बार बार बंटते हुए जनादेश का असली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मतदाता मौजूदा विकल्पों से खुश नहीं है, लेकिन उसे कोई एक ऐसा विकल्प भी नहीं मिल रहा है जिस पर वो आंख मूंदकर भरोसा कर सके। ये एक तरह का राजनीतिक गतिरोध है, एक ठहराव। तो समस्या तो हमारे सामने साफ है, पर इसका समाधान क्या है? ये आंकड़े भविष्य में एक बेहतर शासन के लिए कौन सा रास्ता दिखाते हैं? अब इस पर बात करते हैं। देखिए, इस गतिरोध को तोड़ने और मतदाताओं से दोबारा एक मजबूत रिश्ता बनाने के लिए एक 4 आयामी रणनीति की जरूरत होती है। चुनावी, संगठनात्मक, नैरेटिव यानी एक नई कहानी गढ़ना और आखिर में संसाधनों का सही इस्तेमाल। इसका जमीनी मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दलित वोटों को सिर्फ खोखले वादों से नहीं, बल्कि जमीन के अधिकार और डांगावाज जैसे मामलों में न्याय जैसे ठोस कदमों से जोड़ना होगा। संगठन में उन युवा नेताओं को आगे लाना होगा जो जमीनी मुद्दों को समझते हैं, और एक ऐसी कहानी बनानी होगी जो सिर्फ अधिकार की नहीं, बल्कि सम्मान और स्वाभिमान की बात करे। और अंत में हम सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। ये सारी रणनीति, ये सारे चुनाव, इन सब का असली मकसद क्या है? एक राजनीतिक जनादेश का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? दूसरे शब्दों में कहें तो, जब कोई नागरिक अपना कीमती वोट देता है तो उसे बदले में क्या मिलना चाहिए? इस भरोसे के बदले में असली रिटर्न क्या है? आज के डिजिटल दौर में नागरिकों का भरोसा उनकी निजी जानकारी से भी जुड़ा है। नेताओं को ये समझना होगा कि भारत के डेटा संरक्षण कानूनों के तहत नागरिकों की सहमति और निजता का सम्मान करना भी शासन का एक अभिन्न अंग है। इसका पहला जवाब है सेवा। लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचाना और सड़कें, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करना। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण जवाब है विश्वास बनाना, क्योंकि आखिर में मेड़ता के ये सारे आंकड़े सिर्फ एक कहानी कहते हैं, भरोसे के एक गहरे संकट की कहानी और उस भरोसे को फिर से बनाने के एक बहुत बड़े अवसर की कहानी। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पे कॉल करें। उद्देश्य राजनीति से परे।